जो आने वाले राजस्थान के पर्यावरण को सुरक्षित करने, राजस्थान के भविष्य के लिए और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे विषय जो युगों युगों तक प्रभाव रखेंगे, ऐसे 2-3 विषयों पर भी निर्णय लिया गया है। हमारे यहाँ संत महात्माओं ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, महाराज श्री राजाराम जी महाराज ने और अन्य संतों ने कहा है, जीव दया पालनी रुक लीलो नहीं घावे, अजर जरे जीवत मरे, वे वापस वैकुंठा जावे। गुरु का ही कहना है, जीवों पर दया रखनी चाहिए, हरे वृक्ष को घाव नहीं देना चाहिए और काटना तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ही संतों ने कहा है। और इसके संबंध में उन्होंने कहा है, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर एक सिर कटने से पेड़ की रक्षा होती है तो भी उसको करना चाहिए, वो सदा जाना चाहिए। इसीलिए आज हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के मामले में अनेक लंबे समय से हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने ये बार बार कहा है कि हमको वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों की रक्षा से पर्यावरण की रक्षा होगी और पर्यावरण की रक्षा होने से हमारे प्रदेश में वर्षा अधिक होगी, पर्यावरण रक्षा होगी तो वायु संतुलन रहेगा, प्रदेश हर तरह से तरक्की करेगा। इसीलिए आज संत महात्माओं की भावना के अनुसार, पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार और हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हमने दी राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और ये अनुमोदन के उपरांत, आज के अनुमोदन के उपरांत आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां माननीय सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और उसके उपरांत अगर विधानसभा इसे पारित करती है तो नियमानुसार कानून बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप में आएगी। इस बिल का जो कानून बनने जा रहा है का मूल उद्देश्य हमारा कल्प वृक्ष खेजड़ी और हमारा रोइडा, जिसके फूल हमारा प्रदेश का आकर्षित फूल है, और अन्य पेड़, उनको राज्य पुष्प हमने रोइडा दिया है। बरगद है, पीपल है, रसोड़ा है, तेंदू है, महुआ है, केर है, चिरोजी है। कुल 29 श्रेणियों के पेड़ को आइडेंटिफाई किया है, लिस्टेड किया है, अनुसूची बनाई है, जिनको काटना प्रतिबंधित किया गया है। और अगर कोई बहुत विषम परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में काटना आवश्यक भी हो तो एक विधिवत परमिशन के प्रावधान बनाए गए हैं और जितने काटे उसे अधिक लगाने के प्रावधान भी बनाए गए हैं। पौधे को लगाना अनिवार्य नहीं, उसको बड़ा करने के भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे इन वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य से ये राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसमें पेड़ को परिभाषित किया है, कौन से पेड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे उसको लिस्ट किया, जैसे मतलब 29 पेड़ों की श्रेणी बनाई गई है। इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। इसलिए कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है
शायद तीनों ही तरह के वन क्षेत्र है, वो तो फिक्स एरिया है, चाहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है या रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया है या नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, वो तो। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की मांड पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ ऐसी नीति पिछली बार जिसका हमने उल्लेख आपके सामने किया था, पेड़ लगाने का क्रम किया है। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उससे अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े। और इसमें गैर वन भूमि को ये लागू है। ये जो एक्ट है, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, उस पर लागू नहीं। फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट एक्ट हमारा लागू है, ये अदर देन फॉरेस्ट एरिया के लिए लागू होगा। और इसमें जवाबदेही तय की गई है। अगर अपराध प्रमाणित होता है तो संज्ञेय और जमानती अपराध है, और दोषित पाए जाने पर, अगर पूरी प्रक्रिया के उपरांत दोषित पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 वर्ष की सजा या दोनों ही, ये सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि 500 मीटर के प्लॉट को छोड़कर उस पर ये कानून लागू होगा। और अगर किसी व्यक्ति को पेड़ काटना किसी परिस्थितियों से जरूरी है तो वो अनुमति के लिए एक सक्षम अधिकारी में आवेदन करेगा। सक्षम अधिकारी उसकी जांच करेगा, उसकी जेन्युइननेस की जांच करेगा, और जांच के उपरांत उसको अनुमति देगा। उसमें कुछ शर्त ये रहेगी कि 10% वो पेड़ और लगावे। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पेड़ लगाने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा छोटा एरिया है, तो उसकी कोई कॉस्ट हमारा प्राधिकारी अधिकारी तय करेगा, वो कॉस्ट सरकार में जमा कराएगा और सरकार उस पैसे को पेड़ पौधे लगाने, पेड़ बनाने के ही काम में लेगी। ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं। और बिना अनुमति के या नियमों के विपरीत जाकर उसको गिराएगा, काटेगा, तोड़ेगा, उखाड़ेगा, तो वो जो प्रावधान ऊपर बताए गए हैं वो लागू हो जाएंगे, और उसके लिए वो एक दोषी होगा तो वो सजा के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अनुमति लेने हेतु प्राधिकारी अधिकारी मुखर होगा, विधिवत अनुमति प्राप्त होगी, और अनुमति नहीं मिलती है, वो असंतुष्ट होता है तो उसको अपील का अधिकार है। और यदि अनुमति से कोई असंतुष्ट है तो भी उसको अधिकार है। और दोषी के विरुद्ध अगर वो अपना कोई उपचार करना चाहता है, वो कहता मेरा दोषी गलत किया है, सजा मुझे गलत दी है, तो उसका उपचार है। और ये सभी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान न करते हुए ये कानून बनाया गया है। ग्रामीण और आदिवासी जीवन में वृक्षों का जो महत्व है, उसमें आप सब बखूबी मालूम है। इसमें औषधीय भी है, वाणिज्यिक पेड़ भी है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पेड़ ही है। खेजड़ी के लिए लूंग उतना ही महत्वपूर्ण है। खेजड़ी से निकलने वाली हमारा कैर सांगरी उतनी महत्वपूर्ण है, हमारा कैर से निकलने वाला कैर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अन्य पेड़ है वो भी हमारी वाणिज्यिक फसल भी देता है और सामाजिक समरसता की समझ भी देता है। और इन सबों का प्रभाव ये होगा कि हमारे जो मरुस्थलीय अंचल के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी है, उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पुष्टि मिलेगी। और ये रेगिस्तान का जो कल्पवृक्ष हमारा खेजड़ी है, और युगों से हमारा ये जीवनदायिनी रही है और जीवन का वृक्ष है। इसको पूर्व में अनेक लोगों ने अपने शरीर का त्याग भी किया है, शहीद भी हुए। माँ अमृता देवी जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उन्होंने उनके साथ 362 लोगों ने इसके समेत इनके साथ 362 लोगों ने, कुल मिलाकर 363 शहीदों ने अपना जीवन त्याग किया खेजड़ी की रक्षा। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि हमें इन्हें बचाना चाहिए। और हमारे नीति निर्देशित तत्वों में भी
इसी को माना भी गया, संरक्षण भी किया गया। संरक्षण की 500 साल पुरानी हमारी विरासत भी है और हमारे सरकार का एक परम कर्तव्य भी है कि हम ऐसे कानून को लागू करें। और मरुस्थलीकरण के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है हमारे पेड़, मरुस्थल को बढ़ाने से रोकने से। और मिट्टी का प्राकृतिक पोषण भी ये करते हैं। जहाँ खेजड़ी होती है, मित्रों में आपको जानकारी बताऊं, वहां सामान्य खेत से खेजड़ी के नीचे जितनी छाया में रहता है वो डबल क्रॉप होती है। वहाँ डीओपी यूरिया की जरूरत नहीं होती है। खेजड़ी के छोटे छोटे पत्ते गिरते हैं, वहाँ फसल डबल होती है। ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए, किसान के लिए, हमारे लिए भी, जलवायु परिवर्तन के लिए भी और रेगिस्तान को रखाने के लिए भी जरूरी है। और इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो ये विरासत है, हमारा जो ये संतों का संदेश है, हमारे जो मान के चलते हैं कि खेजड़ी यानी पेड़, रोइडा, कैन जो लिस्टेड किए गए हैं, वो हमारे पर्यावरण की रक्षा, हमारे साधु संतों की भावना के अनुरूप, पर्यावरण प्रेमियों के अनुरूप ये बनाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में ये राजस्थान के सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी होगा। मित्रों, दूसरा जो कानून है वो कानून भी अति महत्वपूर्ण है। वो है ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, जिसका काफी समय से आप लोग अपने इच्छानुसार प्रश्न करते रहते। और ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड हो, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था और उनकी भावना थी। और उनकी भावना के अनुसार ही हमने इस बिल को आज मंजूरी दी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो मैं आपके सामने निवेदन करूं। इसमें मुख्य रूप से विवाह विच्छेद, जिसको तलाक बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। और इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप और हमारा जो एक संकल्प है, एक प्रदेश एक कानून, उस अवधारणा को विकसित पूर्ति करता है। इस विधेयक के प्रावधान उन वर्गों पर लागू नहीं होंगे जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के जो कस्टम है, जो रिकॉग्नाइज है, उस पर लागू नहीं होंगे। इस एक्ट को बनाने के लिए, जैसी आपको जानकारी है, पूर्व में मैंने आपसे निवेदन किया था, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्रीमती रजना देसाई की अध्यक्षता में एक हाई पावर लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। और उस कमेटी की सिफारिशों को और अन्य प्रदेशों, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे गुजरात है, वो आसाम है, वहां जो ऐसे कानून बने उन सबका विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस कानून को राजस्थान समान सिविल संहिता का बिल आज मंत्रिमंडल ने माननीय बजरलाल जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग में मंजूर किया गया है। समिति ने संभाग स्तर पर इसके लिए व्यापक सुनवाई की, आम जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, कानून विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया और करीब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने विचार भेजे, कमेंट्स भेजे और उन सबको कंसीडर करने के उपरांत ये बिल को बनाया है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों जैसे सप्तपदी, आप सब परिचित होंगे, निकाह, आनंद कारज,
होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर भीतर उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। विवाह या तलाक के परिजन का ज्ञापन, उसका एप्लीकेशन मेमोरेंडम 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा। जब एप्लीकेशन 15 उसको डिसाइड करना होगा और कारण बताते हुए एप्लीकेशन अगर अलाउ नहीं हो रही है तो कारण बताते हुए उसका ऑर्डर होगा, उसका खारिज किया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने के 30 दिनों के भीतर भीतर रजिस्ट्रार जनरल के सख्त अपील की जा सकेगी। उसे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो उस आदेश से असंतुष्ट है तो उसका निस्तारण भी अपीलेट कोर्ट द्वारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजीकरण न होने या देरी मात्र से कोई भी विवाह अमान्य नहीं हो जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेज या स्थानीय निकाय के नियोक्ता अपनी सेवा अभिलेखों कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति में बदलाव केवल अधिकृत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही होगा। अपने सर्विस में जो डॉक्यूमेंट देते हैं, सभी जो उत्तराधिकार का लिखते हैं, सभी अपने स्पाउस बताते हैं, अपने इनकम बताते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मैरिज है वो ही मान्य माना जाएगा। पंजीकरण न कराने पर इसके थोड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं। 10,000 रुपए तक का पेनल्टी नोटिस मिलने के बाद और अनदेखी करने पर 25,000 तक का जुर्माना लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। जानबूझ के पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर या जनरल पर भी पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए स्पष्ट एक न्यायिक प्रक्रिया तय की, जिससे फॉर्म तय किया गया ताकि कोई ये नहीं कहे कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ है। एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत उसका निस्तारण होगा। संहिता में नियमों के उल्लंघन, जबरन, धोखे से ली गई सहमति या नपुंसकता अन्य कारणों के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य या अकृत घोषित करने के स्पष्ट प्रावधान किए गए, जो पहले भी प्रावधान थे। इसके अलावा इस प्रस्तावित कानून में जो हमारी संहिता आ रही है, राजस्थान समाज सिविल संहिता, इसमें यदि किसी व्यक्ति को बिना वसीयत बनाए, क्योंकि उत्तराधिकार के समझ में बनाए गए, प्रॉपर्टी के समझ में, विवाह के समझ बनाए गए, हस्तांतर निर्धारित प्राथमिकता क्रम में अनुसार किया जाएगा, जिसमें 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है। प्रथम श्रेणी में जीवित पति पत्नी, जीवित बच्चों, मृत बच्चों के पति पत्नी एवं बच्चों के माता पिता को रखा गया है। कई कानून में पिता को अधिकार नहीं मिलता था, इस कानून से पिता को भी अधिकार मिलेगा। फर्स्ट डिग्री हेयर को आप अच्छे से जानते हैं, उसके साथ पिता नहीं थे, अब उसको पिता भी जोड़ा गया है। दूसरी श्रेणी में सौतेली माता पिता, भाई बहन, दिवंगत भाई बहन के पति पत्नी एवं बच्चों माता पिता के भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी को भी रखा गया है, सेकेंड डिग्री के। और अन्य श्रेणियों में या अन्य श्रेणी में 2 श्रेणियों के अलावा अन्य रिश्तेदारों को रखा गया। अगर पहली और सेकेंड डिग्री का कोई नहीं है तो उसकी संपत्ति अन्य श्रेणी डिफाइन में जाएगी। ये जिन श्रेणियों में कोई कानूनी उत्तराधिकार नहीं मिलता है तो संपत्ति राजगामी हो जाएगी, लेकिन सरकार को संपत्ति जुड़ी सभी देनदारी और दायित्वों के अधीन हो। जिसको आप सुन पाएंगे, सपोज कोई उत्तराधिकार है ही नहीं तो राजगामी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी का जो कोई बकाया है वो सरकार को देना होगा। मृत्यु के समय, ये जो विशेष प्रावधान है इसमें, मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद शिशु जो बाद में जीवित जन्मा हो, वो भी उत्तराधिकार का पूरा अधिकार इस कानून में दिया गया है। मित्रों, ये एक बहुत ही चेंजिंग सर्कमस्टांस में ये कानून आया है।
जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 में समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के प्रावधान बनाए। ये कोई फर्स्ट टाइम कंसेप्ट नहीं आया। भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये सभी सरकारों से संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी। इसके उद्देश्य को पूरा करने हेतु ही जिला राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक आज जो हमारा बिल है वो मंजूर हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें मुख्य रूप से जो बिंदु रहेंगे, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, विवाह का अन्य पंजीकरण किया जाना, बहु विवाह पर प्रतिबंध का प्रावधान किया जाना, विवाह योग्य आयु सीमा निर्धारित की गई है, पुरुष को 21 वर्ष तथा महिला के लिए 18 वर्ष आयु निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया गया है। विवाह संपन्न करने के लिए अपनाए जाने वाले रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता दी गई है। प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार विवाह संपन्न कराने का अधिकार होगा। विवाह विच्छेद और तलाक के संबंध में न्यायालय विवाह विच्छेद प्रतिबंध रहेगा, अर्थात विवाह विच्छेद न्यायालय के आदेश से ही हो सकेगा। विधिवत विवाह विच्छेद पश्चात पुनर्विवाह का अधिकार किसी भी शर्त के बिना जिसमें कतिपय कुरीतियों की सम्मिलित है प्राप्त होगा। भरण पोषण के संबंध में भी इसमें प्रावधान किया गया है। वैवाहिक जीवन से उत्पन्न भरण पोषण संबंधित आदेश देते समय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच पूर्व में सम्मिलितों को मान्य रखा जाएगा। इललिजिटिमेट चाइल्ड को भी इसमें भरण पोषण का राइट दिया गया, पहले नहीं था, हमारे जो कानून थे उसमें नहीं था। उत्तराधिकार के मामलों में सभी नागरिकों के पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किए गए। अनेक कानूनों में पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार नहीं थे। एक कानून में भाई को बहन से डबल मिलेगा, ये कानून था। एक कानून में अगर पिता की मौजूदगी में बेटे का देहांत हो जाता है तो पुत्र को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ये भी कानून था। ये सारे अब खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार लव इन रिलेशन के संबंध में मैंने जो आपको बताया, उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको भी उत्तराधिकार में अधिकार दिए गए हैं। ये मोटे मोटे तौर पर इस बिल में प्रावधान किए गए हैं और इस बिल के आधार पर अब मैं भविष्य में कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार जो लिंग भेद, समान अधिकार में भेद, उत्तराधिकार में भेद किया था, इसको अब समाप्त हो जाएगा। बाल कल्याण पर इसमें विशेष जोर दिया गया है और प्रमुख रूप से जो हमारी कस्टम है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, उसको इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। जो कानून के अनुसार है, विवाह और विवाह के संबंध में जो हमारे जो आजकल जो कानून है, जो अभी प्रचलित कानून है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये मोटे मोटे रूप से ये हमारा जो आज की तारीख में जो कमेटी ने आज हमारी मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है और राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, ये राजस्थान चौथा राज्य है जिसने आज मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा में ये कानून आएगा। इसके अलावा राजस्थान में जो हमारे वन अधिनियम सेवा के नियम बने हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रह गए थे जिसमें प्रमोशन का अधिकार नहीं मिल रहा था। वन विभाग में अधिनियम कर्मचारियों के लिए पदोन्नति अवसरों में भर्ती के अवसर किए गए हैं और इस संबंध में भी प्रावधान बनाए गए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि ये सभी आज के प्रावधान, आज के जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, वो राजस्थान के इतिहास में परिवर्तन लाने, नागरिकों को समान अधिकार देने, संविधान निर्माताओं को भावनाओं का कद्र करने, हमारे साधु संतों की भावना और पर्यावरण प्रेमियों की रक्षा का दूर करने और साथ ही साथ हम सब राजस्थान के सर्वांगीण विकास में सहभागी कैसे बने,